फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। यस बैंक के पुराने प्रमोटर राणा कपूर ने यस बैंक को डुबाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी, लेकिन वो अभी जेल में जा चुके हैं और यस बैंक धीरे धीरे अपनी पटरी पे आ चुकी है और एक अच्छी सी परफॉर्मेंस दिखा रही है। लेकिन राणा कपूर ने अपनी हरकतें अभी ख़त्म नहीं की है, अभी भी उनकी नज़र यस बैंक की प्रॉपर्टी पे है, यस बैंक पे है। तो क्या है वो पूरा मामला और उसको क्या राणा कपूर अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, वो डिटेल से हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और साथ में यस बैंक में अब क्या तेज़ी का मामला और बनने वाला है और यस बैंक में आज जो बड़ी तेज़ी बनी उसके पीछे वजह क्या थी और क्या ये तेज़ी जारी रहेगी या फिर नीचे आ जाएगा यस बैंक का स्टॉक, जैसे पिछले कई दिनों से 2-3 दिन तेज़ी के बाद फिर गिरावट हो जाती है, क्या फिर से वही होने वाला है? वो सारी बात हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और मेरे चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, जैसे कि आपको पता ही है, फ्राइडे के दिन यस बैंक के स्टॉक में अच्छी खासी तेज़ी हुई, शानदार क्लोजिंग आई है। फ्राइडे को 16.90 पर स्टॉक क्लोज हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी बात, पूरे दिन के ट्रेडिंग सेशन के दौरान करीब 7.50% की तेज़ी देखने को मिली, 7.5% की तेज़ी, क्योंकि इसकी सर्किट की सीमा बदली गई है और शानदार तेज़ी मिली और लोगों को आशा जगी है कि अब यहाँ से तेज़ी बन सकती है, नई तेज़ी यहाँ से बनेगी। और इस बात को साबित कर रहा है इसका वॉल्यूम में ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है। पिछले एक महीने के हम वॉल्यूम को एक बार चेक करेंगे। बराबर एक महीने पहले इसका वॉल्यूम था 23 करोड़ का, पिछले सप्ताह इसका वॉल्यूम था 18 करोड़ का, गुरुवार के दिन इसका वॉल्यूम था 14 करोड़ का और शुक्रवार को वॉल्यूम हुआ है 27 करोड़ का। यानी पूरे पिछले एक महीने के दौरान सबसे ज़्यादा वॉल्यूम हुआ है फ्राइडे के दिन। तो इससे बात एक साफ जाहिर हो रही है कि अब यहाँ पर तेज़ी बनने वाली है, क्योंकि इसमें फ्रेश बाइंग शुरू हो चुकी है। यस दोस्तों, अब इसमें म्यूचुअल फंड ने शुरुआत कर दी है धीरे से खरीदारी की और इसी वजह से इसका वॉल्यूम बढ़ गया है। और अब जब फ्रेश बाइंग शुरू हो चुकी है म्यूचुअल फंड की, तो ये धीरे धीरे अपनी नई रफ्तार पकड़ेगा और इसकी प्राइस बढ़ जाएगी। और जो लोग चाहते हैं, जो निगेटिविटी फैलाते हैं कि इसकी प्राइस गिर जाए, इसकी प्राइस नीचे आ जाए, उनके मंसूबे अब कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि जो ये गिरना था वो गिर चुका है। यहाँ से प्राइस बढ़ेगी, क्योंकि आपको पता ही होगा पिछली बार जब ये 12 रुपीज़ से इसने जो तेज़ी पकड़ी तो ये 21 तक गया था और फिर नीचे आते आते फिर से ये 14 के आसपास आया। लेकिन अब की बार जब यहाँ से उठा है तो ये ज़रूर ये 25 तक जा सकता है, तो इसलिए आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, आप इसमें बने रह सकते हैं। अब हम चलेंगे उस राणा कपूर की अपडेट की तरफ। क्या है वो पूरा मामला? यस बैंक के घोटाले के मुख्य आरोपी राणा कपूर, जो प्रमोटर थे यस बैंक के, उसकी जमानत की याचिका को खारिज करते हुए जज ने विस्तृत आदेश में कहा कि सार्वजनिक निधि के भारी नुकसान से जुड़े हुए अपराधों के कारण आर्थिक नुकसान को गंभीरता से देखना चाहिए। और ईडी ने भी अपनी जांच की थी और उसमें पाया था कि राणा कपूर दोषी, इसलिए 8 मार्च 2020 को राणा कपूर को गिरफ्तार किया गया था। तब से वो जेल में बंद है। ईडी के आदेश पर 2018 से लेकर 2019 के दौरान राणा कपूर और DHFL के प्रमोटर कपिल वाधवान और धीरज वाधवान के साथ राणा कपूर और उनके परिवार को अनुचित लाभ देने के बदले में गलत लोन बांटने के षड्यंत्र के तहत गिरफ्तार किया गया था। यानी राणा कपूर ने कपिल वाधवान और धीरज वाधवान को लोन दिया था और उसके बदले में उन्होंने रिश्वत के रूप में पैसे पाए थे। तो फैसला सुनाते हुए जज ने कहा कि गुनाह के सारे सबूत सामने होते हुए जमानत का कोई मामला नहीं बनता है। जिस तरह से गुनहगार ने जानबूझकर सार्वजनिक निधि को नुकसान पहुंचाया है और यह गुनाह जमानत के लायक नहीं है। राणा कपूर ने 3,700 करोड़ रुपए डिबेंचर बॉन्ड में निवेश किए थे DHFL के, जबकि उस समय DHFL पूरी तरह से डूबने की कगार पे थी और उसके बावजूद भी राणा कपूर ने निवेश किया था DHFL में। और अदालत में राणा कपूर की ओर से जिरह करते हुए वकील हरवीश साल्वे ने तर्क दिया कि मामले की जांच मई और जुलाई में दायर 2 आरोप पत्रों के साथ पूरी हो चुकी है। तो इस तरह से अपनी जिरह के लिए उन्होंने मशहूर वकील हरीश साल्वे को हायर किया है राणा कपूर ने। हरीश साल्वे का कहना है कि गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं और साथ में पैसा बताया जा रहा, रिश्वत के नाम पे लिया जा रहा है, के तौर पर ऑलरेडी उसकी संपत्ति जब्त कर ली गई है। यानी राणा कपूर की 600 करोड़ की संपत्ति को जब्त कर लिया गया है। साथ में हरीश साल्वे ने कहा कि राणा कपूर की बेटियों ने जो 600 करोड़ का लोन लिया था DHFL से, वो कोई रिश्वत के तौर पे नहीं लिया था, बल्कि उसको असली में लोन के रूप में ही लिया था और उसको ऑलरेडी इनकम टैक्स में भी दिखाया था और उसको खुद के पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि कंपनी में लगाया था। तो इस तरह से हरीश साल्वे की तरफ से कहा गया है कि जो ये बार बार कहा जा रहा है कि
राणा कपूर ने 600 करोड़ की रिश्वत ली थी, ये बात सही नहीं है, बल्कि उनकी बेटियों ने उसको लोन के तरीके से ही DHFL से लिया था और बाकायदा उसको इनकम टैक्स में भी दिखाया था। तो इस तरह से उन्होंने पाक साफ होने की कोशिश की है। हरीश साल्वे की तरफ से जो कहा जा रहा है कि इस तरह से मतलब राणा कपूर ने कोई घोटाला नहीं किया है और जो लोन लिया था वो जेन्युइन लोन था और उसके बदले में ऑलरेडी इनकम टैक्स में उसको शो किया गया था। और दूसरी बात कि जो 600 करोड़ की जो रकम बताई जा रही है उतना तो पहले से ऑलरेडी संपत्ति जब्त कर ली गई है, तो इसलिए उनको अब रिहा कर देना चाहिए। और साथ ही साल्वे ने कहा कि राणा कपूर को बहुत सारी बीमारियां भी है और इसलिए इंसानियत के नाते भी उन्हें रिहा कर देना चाहिए। दूसरी तरफ ईडी के वकील हितेन वेनगांवकर ने कहा कि राणा कपूर जानबूझकर घोटाले को अंजाम दिया है। कमज़ोर फाइल वाली कंपनियों को, घाटे में चल रही कंपनियों को उन्होंने लोन दिया, यानी कुछ अपने खुद के पर्सनल लालच के तौर पे उन्होंने ऐसे लोगों को लोन बांटा जहां से वापस रिकवरी की कोई संभावना। साथ में ईडी के वकील ने कहा कि राणा कपूर की पत्नी पूरी तरह से एक घरेलू महिला थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसके नाम से 100% मालिकी की कंपनी बनाई गई थी जो असली में राणा कपूर के द्वारा ही संचालित की जा रही थी। साथ वेनगांवकर ने कहा कि DHFL और यस बैंक के कर्मचारियों के बयान लेने पर यह बात सामने आई है कि राणा कपूर यस बैंक के पैसों को अपनी मालिकी की सेल कंपनियों में ट्रांसफ़र कर रहे थे, यानी फर्जी कंपनियों में ट्रांसफ़र कर रहे थे लगातार। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि राणा कपूर की मंशा खराब थी, नीयत साफ नहीं थी और वो लगातार यस बैंक के अंदर घोटाले किए जा रहे थे। और ईडी के वकील ने आरोप लगाया कि राणा कपूर की लंदन की प्रॉपर्टी को ईडी ने जब्त कर लिया है और उसको अब बेचने के लिए विज्ञापन निकाले जा रहे हैं। लेकिन अगर आपने राणा कपूर को जमानत दे दी तो वो बाहर आके इस बिक्री को रोकने की कोशिश करेंगे और बीच में अड़ंगे लगाएंगे, तो इसलिए इनकी जमानत को खारिज किया जाए। और साथ में डॉक्टरों की जांच में पाया गया कि राणा कपूर को कोई भी बड़ी गंभीर बीमारी नहीं है, इसलिए उन्हें जमानत का कोई ग्राउंड तैयार ही नहीं होता। इस तरह से राणा कपूर की जमानत को खारिज किया गया। लेकिन इन बातों से एक बात समझ में आ रही है कि राणा कपूर कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से बाहर आ जाए। ठीक है, वकील का कहना है कि ये बाहर आके प्रक्रिया है लंदन की प्रॉपर्टी का, उसमें कोई अपने अड़ंगे लगा सकते हैं। तो इससे एक बात जाहिर हो रही है कि राणा कपूर की नीयत अभी भी साफ नहीं है और वो फिर से अपनी प्रॉपर्टी को लेने की कोशिश करेंगे जो ईडी के द्वारा जब्त की गई है। तो इस तरह से उनका जेल में रहना ही अच्छा है। और क्योंकि ऑलरेडी यस बैंक को उन्होंने बहुत ज़्यादा लॉस कर दिया है, लगातार राणा कपूर जमानत के लिए अर्जी लगा रहे हैं लेकिन उनकी अर्जियाँ खारिज होती जा रही है क्योंकि सबके सामने उन्होंने बहुत बड़ा घोटाला किया है। पूरी एक बैंक को नहीं डुबाया बल्कि कई लोगों के सपने को डुबाया, क्योंकि कई लोग जिसने भी उसमें इन्वेस्टमेंट किया था, जिसने भी अपनी पैसे लगाए हुए थे यस बैंक के अंदर, उन लोगों के सारे सपने एक झटके में चकनाचूर हो जाते हैं। तो इसीलिए ऐसे लोगों को जो बड़े इकोनॉमिक फ्रॉड करते हैं उनको तो किसी भी तरह से जमानत होनी नहीं चाहिए, ज़िंदगी भर जेल में सड़ना चाहिए। तो इस तरह से राणा कपूर जो है कोशिश किए जा रहे हैं और ये राणा कपूर का भूत अभी भी यस बैंक का पीछा नहीं छोड़ रहा है। यस बैंक अब मजबूत हो चुकी है और जिस तरह से बैड बैंक का आइडिया धीरे धीरे आकार ले रहा है उससे लग रहा है कि आने वाले समय में यस बैंक अपने NPA से भी छुटकारा पा लेगा और नई ऊंचाइयों को छुएगा। इसलिए फ्रेंड्स, आपको यस बैंक में बने रहना चाहिए और अगर आपने अभी तक यस बैंक में इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो ये सुनहरा मौका है, आप इन्वेस्टमेंट करके रखिए। लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कीजिए। आप कम से कम जिस तरह से बैंक में आप FD करते हो तो 8 से 9 साल का पीरियड लगता है, आप कम से कम 2 साल यस बैंक को दो, आपको बहुत ही शानदार रिटर्न मिलेगा। क्योंकि एक बार इसने तेजी पकड़ ली तो फिर ये रुकेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी अभी ये लार्ज कैप में भी आ चुका है और इसकी सर्किट की सीमा भी बढ़ गई है, तो इसकी अभी लेंथ भी बढ़ेगी और कारोबार बैंक जिस तरह से बैंक निफ्टी कारोबार करते हैं उसके हिसाब से ये भी चलेगा। और ये धीरे धीरे जब इसका कारोबार बढ़ जाएगा तो जो ऑपरेटर इसके साथ में खेलते हैं उनकी गेम भी धीरे धीरे अपने ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन फ्रेंड्स कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइज ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।